नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपना उत्तराखंड में और राज्य की खबरों के साथ मैं हूं प्रीति बिष्ट। तो आज का दिन खास है क्योंकि बाबरी ढांचा गिराने के मामले में आज फैसला आने वाला है और इसमें उमा भारती जो बीजेपी के वरिष्ठ नेता वो भी आरोपी हैं और इस वक्त वो ऋषिकेश के एम्स में अपना इलाज करा रही हैं क्योंकि कोरोना पॉजिटिव वो आई थी। तो इस मामले पर जो फैसला आना है उस पर उमा भारती ने कहा है कि अयोध्या आंदोलन में शामिल होने पर वो खुद को सौभाग्यशाली मानती हैं। उन्होंने कहा कि अगर मामले में जेल भी होती है तो वो जेल जाने के लिए भी तैयार हैं। उन्होंने साफ कहा कि वो जमानत नहीं लेंगी। भाजपा की वरिष्ठ नेता आजकल ऋषिकेश एम्स में कोविड-19 के संक्रमण होने के बाद अपना इलाज करवा रही हैं। भाजपा नेता उमा भारती अयोध्या केस में आरोपी हैं और आज अयोध्या का फैसला आने वाला है। ऐसे में उमा भारती का कहना है कि वो जमानत नहीं लेगी अगर उनको सजा होती है और इसी संदर्भ में उन्होंने पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा को भी एक पत्र लिखा है। ऋषिकेश से आशीष डोभाल, न्यूज़ 18। और खबर काशीपुर से है जहां मुख्य बाजार स्थित पुरानी सब्जी मंडी में कल देर रात आग लगी जिससे लाखों का नुकसान हुआ क्योंकि दुकानें आपस में सटी हुई थी, कच्ची दुकानें थी। तो इसकी वजह से एक के बाद एक कई दुकानों तक आग फैलती चली गई और उससे भी बुरी स्थिति ये रही जब 3 गैस सिलेंडर में यहाँ धमाका हो गया। तो लाखों का नुकसान इसमें हुआ है। फायर ब्रिगेड की गाड़ी जहां पहुंची लेकिन लोगों की शिकायत है कि काफी देर से पहुंची जिससे नुकसान और ज्यादा हो गया। और एक और नई खबर, कोरोना काल में अब जाकर उत्तराखंड से अंतर्राज्यीय यानी कि बाहर के राज्यों में बसों का संचालन शुरू हो गया है। पहले चरण में 100 बसें दिल्ली और उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों के लिए रवाना हुई हैं। तो आज सुबह 5:30 बजे से बसों का संचालन शुरू हुआ है। तो जिस तरह उत्तराखंड की बसेस बाहर दूसरे राज्यों में जा रही हैं, इसी तरह दूसरे राज्यों की 100 बसों को भी उत्तराखंड में आने की अनुमति है। तो लोग काफी परेशान हो रहे थे क्योंकि उत्तराखंड की अगर हम बात करें तो आप कुमाऊं और गढ़वाल मंडल के अलग अलग जिलों में भी अगर जाना है तो उत्तर प्रदेश के कई हिस्से पड़ते हैं जिनको आपको पार करके जाना होता है। तो उनके लिए भी सुविधा है और इसके अलावा दिल्ली, गाजियाबाद में या फिर यूपी के दूसरे इलाकों में भी उत्तराखंड के लोगों का या यूपी के लोगों का उत्तराखंड में आना जाना रहता है। तो अब जबकि बसों की सेवा शुरू हो गई है तो लोगों ने राहत की सांस ली है। भारती सकलानी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। तो भारती, एक बहुत बड़ी राहत है, अब आने जाने में सुविधा होगी। बिल्कुल, राहत की बात तो है ही यहाँ पर प्रीति, लेकिन सबसे बड़ी लापरवाही यहाँ पर देखने को मिल रही है। एक तो बस अड्डे के बाहर यहाँ पर बसेस जो है वो लगाई गई है, यहाँ से बसेस को भर कर लेकर जाया जा रहा है। ऊपर से सैनिटाइजेशन की कोई व्यवस्था यहाँ पर नहीं है। जो सवारी आ रही है जब उसको चढ़ाया जा रहा है तो कोई यहाँ पर सैनिटाइजेशन नहीं हो रहा है। लोगों ने यहाँ पर इस बात को लेकर विरोध भी हालांकि जताया कि कोई प्रॉपर सैनिटाइजेशन यहाँ पर नहीं हो रहा है। बसेस को बाहर से आईएसबीटी बस अड्डे के बाहर से जो है वो यहाँ से भर भर कर लेकर जा रहे हैं। तो कोरोना का खतरा भी टला नहीं है। राहत की बात ये थी कि भाई अंतर्राज्यीय बस सेवाएं यहाँ पर शुरू कर दी गई है, लेकिन लापरवाही यहाँ पर कही जाएगी जब प्रॉपर सैनिटाइजेशन ये नहीं चेक हो रहा है यहाँ पर कि मास्क पहना है कि नहीं पहना है, बस जो आ रहा है बस में उसको बैठा दिया जा रहा है। तो ये एक बड़ी लापरवाही यहाँ पर देखने को मिल रही है प्रीति। और भारती, क्योंकि उत्तराखंड में तो अब 100% आप सवारी बिठा सकते हो, तो इन गाड़ियों के लिए क्या नियम है? देखिए, अब ये है कि भाई जितनी सीट्स हैं उतनी सवारी लेकर आप जा सकते हैं, वो यहाँ पर देखने को भी मिल रहा है। बस अड्डे के अंदर जब हम गए यहाँ पर तो 2-3 गाड़ियाँ ही यहाँ पर खड़ी हुई नजर आई, लेकिन जो बसेस थी वो यहाँ पर बाहर खड़ी थी। हालांकि अभी अभी पुलिस यहाँ पर आई है और इन बसेस को यहाँ पर हटाया जा रहा है। ये एक बड़ी यहाँ पर लापरवाही थी। जब लोगों ने यहाँ पर इस बात का विरोध जताया उसके बाद जो है वो यहाँ पर पुलिस आई और उन्होंने इन बसेस को यहाँ से हटाया है और साथ ही चेतावनी भी यहाँ पर दी है। लेकिन सुबह से ही ये प्रक्रिया यहाँ पर चल रही थी प्रीति। आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से अगर लापरवाही होती है तो कोरोना का संक्रमण जो है वो और ज्यादा बढ़ सकता है। बिल्कुल, तो अगर बगैर सावधानी के सुविधा का लाभ उठाओगे तो और बड़ी आफत में फंसोगे। तो इसलिए सरकार को भी तैयारी करनी है और अगर नहीं कर रही है आप, कम से कम खुद का ख्याल तो रख ही सकते हैं। शुक्रिया भारती आपका जानकारी के लिए। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत आज उत्तरकाशी के दौरे पर रहेंगे। यहाँ उत्तरकाशी में इंदिरा टिपरी गांव में 200 किलोवाट के सोलर प्लांट का लोकार्पण होगा और साथ ही चकोन गांव में पिरूल से 25 किलोवाट की जो बिजली उत्पादन का प्रोजेक्ट है उसका भी लोकार्पण होगा। तो पिरूल जो कि चीड़ की पत्तियां हैं, यहाँ के लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत है जंगलों के लिए, लेकिन अब उनका सदुपयोग किया जा रहा है और बिजली बनाने में इसका उपयोग होगा और उसी प्रोजेक्ट का आज मुख्यमंत्री यहाँ पर उद्घाटन करने वाले हैं।
तो चुनाव की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, अब बस 20 जाने को ही है और 22 में चुनाव होने हैं। तो ऐसे में विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी 15,000 अपने प्रशिक्षित कार्यकर्ताओं की फौज तैयार करने जा रही है। तो पार्टी को उम्मीद है कि यही फौज, उसकी यही सेना 22 में उसे एक बार फिर से सत्ता के शिखर पर पहुंचाएगी। प्रचंड बहुमत वाली बीजेपी 2022 केरल में कोई रिस्क नहीं लेना चाहती और इसीलिए चुनाव से ठीक पहले 15,000 निष्ठावान कार्यकर्ताओं की फौज तैयार करने का टारगेट रखा गया है। और इसके लिए बीजेपी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के प्रमुख ज्योति गैरोला के साथ तीनों महामंत्रियों को प्रदेश के दौरे पर रवाना किया गया है। 5 अक्टूबर से ये दौरे 5 दिन के रहेंगे और इसके बाद सीनियर नेताओं की 31 टीमें मैदान में उतारी जाएंगी। इनके जिम्मे 28 अक्टूबर से 19 नवंबर तक राज्य के 252 मंडलों में जाकर सिलेक्टेड 15,000 कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग देने का काम होगा। भारतीय जनता पार्टी क्यों जरूरी, ऐसे 8 विषय हैं जिस पर अलग अलग वक्ता बात करेंगे और कार्यकर्ता का मनोबल ऊंचा करके आएंगे ताकि चुनाव में वो ठीक प्रकार से लगे। बीजेपी का जोश हाई है और इसीलिए सभी 70 विधानसभाओं के लिए पार्टी के 70 सीनियर लीडर नियुक्त कर दिए गए हैं। इन्हीं पालकों के जिम्मे ट्रेनिंग कैंप की सफलता होगी। के बाद हमारी 5 तारीख से लेकर के 10 तारीख तक जिले की बैठकें हो रही हैं और जिले की बैठकें लेने के लिए महामंत्रियों को या महामंत्री स्तर के पूर्व पदाधिकारियों को अधिकृत किया है। 2022 में बीजेपी का पूरा दारोमदार पार्टी के इन्हीं 15,000 रणबांकुरों पर होगा, जो विपक्ष के हर जवाब का करारा जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार होंगे। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील प्रभात की रिपोर्ट। और उधर यमुनोत्री हाईवे जो पिछले 4-5 दिन से लगातार भूस्खलन का शिकार हो रहा है, उसको देखते हुए जिला प्रशासन ने एहतियाती तौर पर 10 दिन के लिए हाईवे को अब बंद कर दिया है। तो 10 दिन तक यमुनोत्री हाईवे पर कोई भी आवाजाही नहीं होगी। हालांकि इसके लिए वैकल्पिक रास्ता जरूर तैयार किया गया है, वरना काफ़ी परेशानी यहाँ के लोगों को हो जाएगी। तो जिलाधिकारी का कहना है कि ज़रूरत पड़ी तो आगे भी इसे और बंद किया जाएगा जब तक कि पूरा खतरा टल नहीं जाता। से पहले कुछ किलोमीटर पहले 5 से 6 किलोमीटर पहले एक लैंडस्लाइड आ रखी है जो कि बार बार प्रॉब्लम क्रिएट कर रही थी। तो हमने उसको टेम्परेरी ओपन किया था, लेकिन लैंडस्लाइड कंटिन्यूसली आने की वजह से उसको हमने अभी 10 दिन और ज़रूरत पड़ने पे 15 दिन के लिए रास्ते को बंद करने का प्रपोजल दिया है। और उसके लिए ऑल्टरनेट रूट भी है, थोड़ा लंबा है, लेकिन अभी रास्ता ऑल्टरनेट रूट के थ्रू चल रहा है। और नैनीताल में गुलदार का आतंक जारी है और ताज़ा जो सीसीटीवी फुटेज सामने आए हैं वो नैनीताल के स्टाफ हाउस क्षेत्र का है, जहां 3 दिन में लगातार गुलदार की चहलकदमी देखने को मिली है। तो दिन ढलने के बाद अब लोग बच रहे हैं बाहर निकलने से। तो सीसीटीवी फुटेज स्टाफ हाउस का है। तो स्टाफ हाउस के अलावा चार्टन लॉज इलाके में भी गुलदार की इसी तरह की चहलकदमी देखी गई है। तो लोग मांग कर रहे हैं कि इसे जल्द से जल्द पकड़ा जाए, वरना कोई बड़ी घटना हो सकती है। नीचे छुप गया था और उसके बाद फिर रोड पे रोड यहाँ से नीचे को 2-3 दिन से लोग बाग कह रहे थे कि रोज आ रहा करके बाग। परसों यहाँ पर मकान मालिक है, उन्होंने देखा उसको और उसके बाद हम तो 9 बजे बंद करके चले गए थे। वन विभाग से कह के करवाइए कि बच्चे छोटे छोटे हैं, कभी भी मतलब कुछ भी हो सकता है। रात को निकलने में घर से बाहर डर लग रही है। और अब नैनीताल के नारायण नगर चारखेत की कुछ तस्वीरें आपको दिखाते हैं, जहां 2 सांपों के बीच खूनी संघर्ष हुआ और एक सांप जीत गया और जीतने वाले सांप ने हारे हुए सांप को निगल लिया। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं इसमें किंग कोबरा है और दूसरा धमन सांप है। काफी देर तक संघर्ष चलता रहा जिसमें किंग कोबरा जीत गया। इसके बाद किंग कोबरा ने 7 फीट लंबे इस सांप को निगल भी लिया। नैनीताल की पहचान यहाँ के ताल, यहाँ की झीलें हैं, लेकिन यही अब बदहाली का शिकार हैं। देश और दुनिया की तरह विकास की रेस में शामिल झीलों की नगरी में कुछ ऐसा हो रहा है जिससे इसके अस्तित्व पर ही संकट के बादल मंडराने लगे हैं। नैनीताल की इन खूबसूरत झीलों का दीदार करने हर साल लाखों पर्यटक उत्तराखंड खींचे चले आते हैं, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि आज यही तालाब खतरे में हैं, क्योंकि इन बड़े बड़े तालाबों के लिए ऑक्सीजन का काम करने वाले छोटे छोटे तालाब गायब हो चुके हैं।
देखिए तालाब लगातार सूखते जा रहे हैं और सिकुड़ते जा रहे हैं। हम इसको इस तरीके से देखें कि वो सिकुड़ते जा रहे हैं। पहले इस इलाके भवाली से भीमताल तक पूरा एक लेक साइड थी। अब जब बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन हो गया है, बहुत ज़्यादा लोगों ने तालाब की ज़मीनें घेर ली हैं, तो उससे जो है प्रकृति कुरूप तो हो ही रही है और हमारे प्राकृतिक स्रोत भी सूख रहे हैं और तालाब भी सूख रहे हैं। आखिर कहां गायब हो गए नैनीताल के आसपास के 48 तालाब? इतिहासकारों का कहना है कि अंग्रेजों ने नैनीताल और उसके आसपास 60 तालाब चिन्हित किए थे। ब्रिटिश इंडिया के रिकॉर्ड में इसे छकाता परगना कहा जाता था, लेकिन आज लगभग सारे तालाब गायब हैं, जो चिंता करने वाली बात है। अंग्रेज लोगों ने नैनीताल परगने को लैंड ऑफ 60 लेक्स कहा था। तो 60 लेक्स तो यहाँ पर नहीं थे, जैसे नकुचिया ताल है, भीमताल है, सात ताल है, नैनीताल, ऐसे कई लेक्स तो थे। लेकिन इसके साथ जो बाकी जिनको वो लेक्स कहते थे वो वेटलैंड्स थे, तो बरसात में भर जाते थे और उनका पानी करीब करीब मई जून तक उसमें पानी रहता था। दरअसल बड़े तालाबों के आसपास छोटे तालाब बारिश में भर जाते हैं, जिनके जरिए गर्मी में इन बड़े तालाबों को पानी मिलता था। लेकिन तालाबों को लेकर कोई सख्त नियम न होने के चलते लोगों ने कब्जा कर लिया है, जिससे नैनीताल की पहचान इन तालाबों पर ही संकट मंडराने लगा है। न्यूज़ 18 के लिए हल्द्वानी से शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। तो कोरोना काल में हर किसी की अपनी अपनी परेशानी है। जहां पेरेंट्स कह रहे हैं कि बच्चों की पढ़ाई का बोझ उन पर आ गया है और फीस देनी पड़ रही है, और टीचर्स के लिए भी चुनौती कम नहीं है। पिछले 6 महीने से ऑनलाइन क्लास और ट्यूशन फीस को लेकर जमकर हंगामा हुआ, लेकिन बच्चों को पढ़ाने का प्रेशर टीचर्स पर भी बढ़ता जा रहा है। एक साथ क्लास को ऑनलाइन करेक्ट करना, ऑनलाइन सिलेबस पूरा करवाना टीचर्स के सामने बड़ी चुनौती है। एक तो वर्किंग आवर्स बहुत ज़्यादा हो गए हैं। We have to do a lot of hard work for that, right? We have to make test sheets for them, everything we are managing it, right? And along with that, sometimes network issues could be there. टीचर्स के सामने जो चैलेंज है मेनली हमको ज़्यादा वर्किंग आवर्स देने पड़ रहे हैं, क्योंकि लेसन प्लान्स तैयार करना, बच्चों के लिए स्लाइड्स तैयार करना और मटेरियल गैदर करना, फिर क्लासेस लेना, तो थोड़ा स्ट्रेनर्स तो टीचर्स के लिए है। वही स्टूडेंट्स भी बताते हैं कि टीचर्स के सामने दबाव कम नहीं, नेटवर्क जाने के बाद कैसे टीचर्स को भी मुश्किलें होती हैं। पढ़ाई तो ठीक चल रही है, पर कभी कभी ऐसा होता है कि आप कोई किसी की तो नेटवर्क प्रॉब्लम होती है, तो कोई बीच में डिस्कनेक्ट हो गया, आपको कभी मैम कुछ इंपॉर्टेंट बात बता रही होती है, तो वो जो बच्चा है वो सुन नहीं पाता है, वो पढ़ नहीं पाता है, और वो इम्पॉर्टेंट बात जो मैम बताती है वो उसको कवर नहीं कर पाता है। अब अक्टूबर में कई स्कूल हाफ ईयरली एग्जाम करवाने जा रहे हैं। ऐसे में बच्चों का कोर्स पूरा कराने को लेकर टीचर भी काफी दबाव में है। ऊपर से कई स्कूलों ने तनख्वाह में भी कटौती कर रखी है, जिससे आर्थिक बोझ भी टीचरों को परेशान कर रहा है। भारती सकलानी, न्यूज़ 18 देहरादून। छोटा सा ब्रेक, लौटते हैं जल्द ही। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून। पेट सफा, हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून। पेट सफा, हर रोग नहीं। आप धोते रहिए अपने हाथ, एक भी सामने नहीं आया, इसके खिलाफ जाकर खड़े हो रहे हैं। मैं लड़ता रहूंगा सिस्टम के साथ। पुलिस जो काम कर रही है वो किसके आदेश पर? वो हमला कर रहे डॉक्टर पर। हम कमजोर नहीं पड़ेंगे, हम साथ साथ लड़ेंगे। महाबहस सोमवार से शुक्रवार रात 7:56 पर। कोरोना पर दिन भर 100 आंकड़े, 100 खबरें, 100 बातें, लेकिन रात 8 बजे सिर्फ 100 बात की एक बात। न्यूज़ 18 इंडिया पर। स्टूडियो से, सड़क से, राजस्थान के कोने कोने से, घर से बाहर हम निभा रहे हैं अपना फर्ज। हर खबर आप तक पहुंचाने की अपनी जिम्मेदारी। घर पर रहकर कोरोना के खिलाफ जारी जंग में आप दीजिए हमारा साथ। देखते रहिए हमारो राजस्थान। न्यूज़ 18 इंडिया आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल उपलब्ध है टाटा स्काई के चैनल नंबर 519 और एयरटेल के चैनल नंबर 318 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया पर।
घरों से शहरों तक की हर पल की हर खबर न्यूज़ 18 के रिपोर्टर पहुंचाते हैं आप तक, ताकि तेजी से फैलते कोरोना की मिले। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। हाथरस केस में प्रधानमंत्री ने सीएम से बातचीत की है। सीएम योगी ने ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि दोषियों को कड़ी सजा दी जाए। प्रधानमंत्री मोदी ने सीएम से बात की है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बताते हैं। हाथरस केस पर प्रधानमंत्री मोदी ने सीएम से बातचीत की है। बातचीत करने के लिए अजीत इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। अजीत, क्या जानकारी? लगता है अजीत से हमारा संपर्क नहीं हो पाया है। बातचीत करने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें। हाथरस केस में प्रधानमंत्री ने सीएम से बातचीत की है। सीएम योगी ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी। कहा यह गया है कि प्रधानमंत्री ने सीएम योगी से बात करते हुए कहा कि दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, और ट्वीट करके प्रधानमंत्री की इन बातों को सीएम योगी ने रखा है कि किस तरह से प्रधानमंत्री भी इस पूरे मामले में संजीदा दिखाई दे रहे हैं। तो प्रधानमंत्री ने कठोर कार्रवाई के लिए कहा है सीएम को। सीएम ने ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी है। हाथरस से इस वक्त हाथरस मामले में बड़ी खबर है। प्रधानमंत्री ने संज्ञान लिया है पूरे मामले का। सीएम से बातचीत की है। सीएम योगी ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने कहा है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। अजीत एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गया। अजीत, क्या जानकारी इस बारे में? देखिए, बिल्कुल जो है प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री से बात की और सीधे तौर पर उन्होंने कहा है कि दोषियों के विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई की। हाथरस में बालिका के साथ जो घटना हुई थी वो दुर्भाग्यपूर्ण थी और कोई भी बचना नहीं चाहिए। पूरे प्रकरण की जांच हेतु जो जांच दल का गठन किया गया वो 7 दिन में अपनी रिपोर्ट सौंपेगा। मुख्यमंत्री ने पूरी जो हाथरस की घटना थी उसका अपडेट बताया। आज सुबह ही सीएम योगी ने अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी और डीजीपी से बात कर पूरे मामले में एसआईटी गठित कर दी है, जिसकी अध्यक्षता सचिव गृह भगवान स्वरूप करेंगे और 2 अफसरों को शामिल किया गया है। ये समिति 7 दिन में अपनी रिपोर्ट सौंपेगी और फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमे को चलाकर जल्द से जल्द सजा दिलाई जाएगी। प्रधानमंत्री ने जब मुख्यमंत्री से बात की तो मुख्यमंत्री की तरफ से सारी अपडेट दी गई और ये भी बताया कि अपडेट है जो एसआईटी गठित किया गया है, किन किन मुद्दों पर जांच हुई और क्या जो बात विपक्ष की तरफ से की जा रही थी, कल आपने देखा सड़कों पर लोग उतरे थे, उन सभी मसलों की जानकारी मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को दी और इस बात को इंश्योर किया कि इसमें ऐसी कार्रवाई होगी जो नजीर बनेगी, क्योंकि सीएम ने पहले भी कह दिया कि हम किसी को छोड़ेंगे नहीं। अब चूंकि प्रधानमंत्री ने पूरे मामले का संज्ञान लिया और खुद मुख्यमंत्री से बात के पूरे मामले की अपडेट ली है, तो निश्चित तौर पर आप ये जानिए कि अब बड़ी कार्रवाई होने वाली है। बिल्कुल, खबर की संजीदगी को देखते हुए प्रधानमंत्री ने सीएम योगी से बातचीत की है और कहा जा सकता है कि केंद्र से लेकर राज्य सरकार इसको लेकर संजीदा है अजीत, और यही वजह है कि पहले एसआईटी का गठन हुआ, फिर प्रधानमंत्री ने भी कहा कि दोषियों को बख्शा नहीं जाए, बेटी को इंसाफ मिले। देखिए, निश्चित तौर पर चूंकि हाथरस में जो घटना हुई थी उसको लेकर पूरे देश में उसकी चर्चा हुई, सड़कों पर कैंडल मार्च निकला, तो आप खुद कल भी मुख्यमंत्री ने इस पर अपडेट लिया था, कार्रवाई की बात टीमें भेजी गई थी, लेकिन आज सुबह ही उन्होंने 3 सदस्यीय एसआईटी टीम का गठन कर दिया और जब अब से थोड़ी देर पहले 20 मिनट पहले जब प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री से बात की तो उन्होंने पूरी घटना का अपडेट लिया और कहा सीधे तौर पर सीएम योगी से कि जो भी कठोरतम कार्रवाई हो उसमें की जाए, क्योंकि घटना जो है वो दुर्भाग्यपूर्ण, कोई भी दोषी किसी भी कीमत पर बचना नहीं बिल्कुल, तो किसी भी कीमत पर दोषियों को बख्शा नहीं जाए। आप प्रधानमंत्री ने खुद इस मामले को संज्ञान में लेते हुए सीएम योगी से बातचीत की है और इसमें दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की बात कही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जी।